तो आज अपन काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, है ना। काइनेमेटिक्स होता क्या है? काइनेमेटिक्स ऐसा एक ब्रांच होता है फिजिक्स का जिसमें कि अपन मोशन की स्टडी करते हैं। कोई एक पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा है वो अपन स्टडी करते हैं, बिना ये जाने कि साला मच्छर। हाँ, क्या बोला था? बोल क्या रहा था? हाँ, कि काइनेमेटिक्स ऐसा एक ब्रांच होता है फिजिक्स का जिसमें कि अपन कोई एक पार्टिकल के मोशन को स्टडी करते हैं, बिना ये जाने कि वो मोशन हो क्यों रहा है ना, या फिर चेंजेस इन मोशन क्यों हो रहा है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। ओके, पहला जो होता है टर्म पोजीशन होता है। पोजीशन क्या कहता है? कि कोई एक पार्टिकल का लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्व होता है पोजीशन, है ना। मान लो ये कोई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ऑब्जर्वर लेट्स से ऑरिजिन पे बैठा हो, है ना। मान लो ऑरिजिन पे ऑब्जर्वर बैठा हो, मुझे इस पार्टिकल का लोकेशन बताना है। ठीक है, मान लो ये पार्टिकल ए। तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा और एरो हेड रह जाएगा फ्रॉम ऑब्जर्वर टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट। ठीक, ओके। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रेस्पेक्ट टू जो भी ऑब्जर्वर है ना। मान लो ये ऑब्जर्वर ओ बोल रहा, ऑरिजिन पे बैठा है ओ। ठीक है, तो ये पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ। मान लो कोई एक ऑब्जर्वर लेट से यहाँ पे बैठा है ना, इसको लेट से ओ डैश बोलो। तो ए का पोजीशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ डैश? कुछ नहीं, आइडिया वही है कि ऑब्जर्वर ओ डैश से ए तक का एक लाइन ड्रॉ कर देना है ना। तो ये लाइन रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ डैश। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि अपन को मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। मान लो मैं बोलूंगा मेरे से कोई एक ऑब्जेक्ट, लेट्स से ये कैमरा कितना, 1 मीटर दूरी पे, मान लो, नहीं उससे ज्यादा है थोड़ा, बट मान लो 1 मीटर दूरी पे। अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ सामने ही होगा कैमरा, बट लेट्स से नहीं पता होगा कि कैमरा कहाँ पे। तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मेरे से 1 मीटर दूरी पे कैमरा है और एग्जैक्टली मेरे आई लाइन के स्ट्रेट पे है। ठीक है, ओके। ओके, तो ये हो गया पोजीशन। यहाँ पे ऑब्जर्वर मैं हूँ, है ना। तो मेरे रेस्पेक्ट में कैमरा का लोकेशन डिफाइन। ठीक, ओके। पोजीशन हो गई। अब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और एक टर्म डिस्प्लेसमेंट पता ही होगा आप सबको कि डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। ठीक, मान लो, एक सेकेंड, हाँ, लेट से कोई एक ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी को गया, है ना। ऑब्जर्वर लेट से ओरिजिन पे बैठा हो, आप कहीं भी बिठा सकते हो, मैं जानबूझ के ओरिजिन पे बिठा रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में इजी हो। ठीक है, यूजुअली यही करते हैं अपन, कि ऐसा नहीं करते कि ऑब्जर्वर कहीं भी बैठा है तो उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, नहीं, अपन क्या करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज कर लेते हैं कि ऑब्जर्वर के ऊपर ओरिजिन डाल देते हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी हो। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अलग आ जाता है, कैलकुलेशन इजी पड़ता है। ठीक है, ओके। तो हाँ, क्या बोला था मैं? पोजीशन इनिशियली एक ऑब्जेक्ट का ए पे था, मान लो ये आर आई है, इनिशियल पोजीशन। फिर बाद में वो पोजीशन बी को चला गया, तो ये आर एफ हो गया फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक, तो इसके हिसाब से मतलब ये जो डायग्राम अपन ने बनाया, तो उसके हिसाब से पोजीशन वेक्टर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ए से बी को जाएगा, बी से ए को आएगा। बताओ, अपन आर एफ माइनस आर आई कर रहे हैं, तो ये हो गया आर एफ वेक्टर, मान लो ऐसे कुछ, प्लस ऑफ माइनस आर आई कुछ ऐसे जा रहा था, है ना। अब माइनस आर आई है तो वो कुछ ऐसे हो गया, तो अपना जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया वो कुछ ऐसे आ गया। तो मतलब इस डायग्राम के हिसाब से ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ट्रायंगल हो तो बताइए ना आप लोग को, है ना, बता। ओके, नहीं तो वेक्टर्स का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वो जाके पहले देख लो, ये खत्म कर। ठीक है, ओके। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखते थे।
या फिर खाली डिस्प्लेसमेंट लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। ठीक है, बस रिप्रेजेंटेशन ही है। ओके, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये चीज में आप एक चीज नोटिस करना कि जरूरी नहीं कि ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठे। ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं से भी देखे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा यही आएगा, अगर ये इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन है तो। ठीक है, तो अपन ऐसे इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करता अनटिल एंड अनलेस जो ऑब्जर्वर्स है वो सारे का जो क्या बोलूं, कंडीशन है, स्टेट है, मतलब अगर वो मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे होना चाहिए, और ये चीज सारे ऑब्जर्वर के ऊपर लागू होना चाहिए। मतलब कि कोई एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ये बैठा हुआ है, मान लो कोई एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है और वो चल रहा है, इन दोनों के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। अपन को क्या स्पेसिफाई करना है कि अगर पहला ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है, दूसरा भी रेस्ट पे है, तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों कहाँ पे बैठे हैं या फिर कहाँ पे खड़े हैं, जो भी है उनके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट सेम ही आए, है, प्रिसाइजली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम आए। ओके, ठीक, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब अगर कोई डिस्टेंस बोल रहा है तो इसमें मेहनत करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बोल देना पाथ लेंथ, पाथ लेंथ। ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट जो ए से बी को जा रहा था वो कुछ कौन सा कलर, पिंक ले लेता हूँ, लैवेंडर जो भी है। मान लो ये ऑब्जर्वर ऐसे पाथ पे ए से बी को जा रहा था। ठीक है, तो इस पाथ का जो लेंथ हो वही होगा डिस्टेंस। ओके, सॉरी, तो ये हो गया डिस्टेंस। कुछ और बोला था नहीं, ये डिस्टेंस। ओके, अब देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है। एक चीज आपको पता ही होगा, बोलने की जरूरत नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस होगा, हमेशा। ठीक है, अब ये इक्वलिटी कब आएगा, जब जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, बस यही है, और टर्न नहीं कर रहा। मतलब मान लो कि ये पार्टिकल ऐसे गया फिर ऐसे घूम के वापस आ गया, ये नहीं कर रहा, सीधा जा रहा है तो सीधा ही जा रहा है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक, अगर ऐसा कंडीशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब वेलोसिटी डेफिनेशन, rate of change of rate of change of position with respect to observer। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये हो गया वेलोसिटी। मतलब मैथमेटिकली वेलोसिटी क्या हो गया, इसको ऐसे कर लेता हूं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन जो चेंज हुआ वो कितने टाइम इंटरवल में। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी, प्रिसाइजली एवरेज वेलोसिटी। क्यों, ऐसे कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, ओके, अगर मैं इसको कुछ ऐसे करूं कि लेट से डेल्टा टी जो है वो जीरो को टेंड करे, मतलब अपन बिल्कुल एक इंस्टेंट पे चेक करेंगे उसका वेलोसिटी कितना, तो क्या करेंगे, अपन लिमिट लगा देंगे। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। इसको अपन ऐसे डी आर अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, ये वेक्टर है। ठीक, तो आपको ये दोनों ही दिमाग में होना चाहिए। तो अगर कोई बोल रहा है कि एक सेकेंड, इसको ब्लॉक कर लूं पहले। हाँ, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हो रहा है वो डी आर अपॉन डी टी हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो डी एस अपॉन डी टी भी होगा, है ना। अब आप बोलोगे अच्छा पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम बात तो नहीं, तो उनका वेलोसिटी मतलब मैं अगर फॉर्मूला लिखना हूं तो डी आर अपॉन डी टी और डी एस अपॉन डी टी सेम कैसे आ रहा है, बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ।
कि अगर कोई एक फंक्शन, मान लो मैं बोल रहा हूँ, कहाँ पे लिखूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ। अगर कोई फंक्शन है, लेट्स से एफ ऑफ टी, ये मान लो आपका पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। फंक्शन लेट्स से टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t प्लस 3 जे कैप, मान लो ऐसे कुछ दे रखा। ओके, ये इसका पोजीशन वेक्टर है ना। मान लो और एक कोई फंक्शन दे रखा है, मान लो कुछ भी ले लो, एस ले लो, नहीं ए ले लो। वो ऐसे दे रखा है टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप। अब मुझे बताओ इन दोनों में पोजीशन वेक्टर कौन है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन है, बताओ। अगर मैं सेकंड वाले केस को देखूं, तो अगर मैं यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 डालूं, तो पोजीशन क्या आ रहा है, मतलब a का वेक्टर का वैल्यू क्या आ रहा है, 0, है ना। ओके, तो इसका मतलब या तो ऐसे हो सकता है कि जो पार्टिकल है, एक सेकेंड यार, ये फोन बीप कर, सॉरी, सारा काम आज ही होना। यार एक सेकेंड, हाँ बता मैं, हाँ, कि ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया, है ना, तो उसका पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम ही होगा, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो वेक्टर ए है वो पोजीशन वेक्टर है ही नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अगर स्टार्ट हो रहा है वो तो जीरो से ही होगा, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन मतलब जीरो ही एज्यूम करूंगा ना उसको, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा हूँ तो इनिशियल को जीरो ही एज्यूम हो गया, है ना। तो अगर टी इक्वल्स टू जीरो डालने पे कोई एक वेक्टर या फिर कोई एक मान लो ऐसे बोल रखा है कि जो ए वेक्टर है वो या तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर है, मान लो ऐसे बोल रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि टी इक्वल्स टू जीरो डालूंगा। अगर टी इक्वल्स टू जीरो डालने के बाद वो वेक्टर जीरो ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पोजीशन वेक्टर भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो सकता है। बट अगर मैं यहाँ पे जीरो डाल दूँ, टी इक्वल्स टू जीरो डाल दिया, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर जो है वो जीरो आई कैप तो आया, बट 3 जे कैप आ गया। मतलब इनिशियली वो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया ही नहीं, वो ओरिजिन से स्टार्ट किया ही नहीं। ठीक, तो ये कंफर्म आपका आपका पोजीशन वेक्टर ही होगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन, सिंपल। अच्छा, इसको मैं थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, साथ ही में निपटा देते हैं, है ना। तो अगर मुझे एस चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा वी डी टी को। ठीक है, ओके। तो इंटीग्रेट करने में लिमिट्स डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, उसके ऊपर लिमिट्स डिपेंड करता है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं डी आर अपॉन डी टी वाला सीन देख रहा हूँ, तो डी आर इज इक्वल टू वी डी टी, है ना। तो ये आ गया आर वेक्टर, इनिशियल से फाइनल तक का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी डी टी। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है मुझे क्या पता, मान लो मैं लिख लेता हूँ ये वी आई हो गया, ये वी एफ हो गया, वैसे वी आई से लेके वी एफ। ठीक, तो ये दोनों को भी मोर और लेस याद क्या करना है, ये तो इंट्यूटिव है ना। अरे मीडियर, हाँ ठीक है, ये भी उसी तरीके से समझ में आएगा। ओके, अब एसिलेशन, एसिलेशन क्या होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है रेट ऑफ, सॉरी, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वैसे एसिलेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो एवरेज एसिलेशन कैसे लिख सकता हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर वो टाइम इंटरवल जिसमें कि वो चेंज हैपन हुआ। ठीक, वैसे ही आइडिया वही है कि अगर मैं मान लो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर देता हूँ,
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कह रहा हूँ, ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है जिसको हम अपन डी वी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक, ओके। तो और एक इक्वेशन ऐड हो गया कि a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, है ना, वेक्टरिकली अपन ऐसे लिख सकते हैं। और एक हरकत मैं कर सकता हूँ, बट उससे पहले ये बात ध्यान रखना कि मैं अभी जो करने वाला हूँ उस चीज में आप हमेशा एक्सेलरेशन को तीनों कोऑर्डिनेट के कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देना, उसके बाद ही हरकत करना, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये होगा बताऊंगा अभी, बट ये चीज ध्यान में रखना। मैं क्या करने वाला हूँ कि मान लो मैं खाली एक्स डायरेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन वेक्टर ए एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा आप लोग यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, अच्छा अगर मैं खाली एक्स डायरेक्शन ही कंसिडर कर रहा हूँ तो वेक्टर सिंबल देने का जरूरत ही क्या है, स्ट्रेट लाइन ही है ना। बात सही है, स्ट्रेट लाइन है, बट ये जरूरी थोड़ी है कि वो सीधा ही जा रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है कि पीछे आ गया, है ना, तो वहां पे नेगेटिव साइन आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए वेक्टर, ओके, तो उसको छेड़ना नहीं। तो ये हो गया एक्सेलरेशन, ओके, डी वी अपॉन डी टी, है ना, v का एक कंपोनेंट, मैं इसको ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी डॉट डी वी एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक, तो ये चीज तो जाना पहचाना लग रहा है, वेलोसिटी अलोंग एक्स, तो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अलोंग एक्स डॉट डी वी एक्स अपॉन डी टी, सॉरी डी एक्स, ये वेक्टर सिंबल हटा देता हूँ, समझने में इजी हो, अपॉन डी एक्स। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको समझ में शायद आ गया होगा, या फिर मैं बता दूं, मेरे को तो नहीं आता, अगर आपकी जगह में होता तो मुझे बताना पड़ता मेरे को, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि डी वी एक्स और डी एक्स ये दोनों वेक्टर है। अब वेक्टर डिवाइडेड बाय अगर वेक्टर कर रहा हूँ तो वो नॉट डिफाइंड हो रहा है। ठीक, तो इसीलिए अपन ये हरकत नहीं करते, अपन वेक्टर्स को रिजॉल्व कर देते कंपोनेंट्स में, उसके बाद ये काम कर लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक। तो ये था जब तुम्हारा, यह आपका पता नहीं कौन देख रहा है वीडियो, तो ये था इक्वेशन ऑफ मोशन। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल है, मुझे कुछ पता नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेरिएबल है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं। ठीक है, कांस्टेंट में भी काम आएगा, तब यूनिफॉर्म मोशन में भी काम आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी ये काम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अभी अपन कुछ स्पेशल केस देखें। यूनिफॉर्म मोशन वाला तो पता ही है, जब मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मतलब जीरो भी हो सकता है। ठीक है, वो चीज मैं बताऊंगा ही नहीं, आप लोग को पता है। ठीक, मैं बता रहा हूँ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के बारे में, ओके। तो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, नाम ही बता रहा है कि जो एक्सिलरेशन है वो कांस्टेंट है। सही है, बिल्कुल सही है। ओके, तो अगर ए कांस्टेंट है तो सारी इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख लेते हैं। पहले तो ये करता हूँ कि ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, बताइए, ओके। तो अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं कि डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी, है ना, इधर इंटीग्रेशन इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी को मैं यू बोल रहा हूँ और फाइनल को वी बोल रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन लेट्स से टी इनिशियल से टी फाइनल, है ना, ओके। तो अगर इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मेरा आ रहा है v माइनस u इज इक्वल्स टू a इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, तो वेक्टर सिंबल दे देते हैं, ये आपका पहला यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड वाला इक्वेशन मोशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वाला ले लेते हैं कि डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू वी, है ना,
तो वही हरकत जो एक्सेलरेशन के साथ हो वेलोसिटी के साथ भी होगा। टी एस इज इक्वल्स टू वी डी टी। क्लियर है? इंटीग्रेट इंटीग्रेट जीरो से एस, है ना। आप आर इनिशियल से आर फाइनल भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। वेलोसिटी इनिशियल यू, फाइनल वी। तो ये आ गया एस इज इक्वल्स टू वी डी टी का इंटीग्रेशन। एक सेकेंड एक सेकेंड, नहीं ठीक है। तो एस इज इक्वल्स टू वी डी टी का इंटीग्रेशन, v के जगह क्या मैं u प्लस ए टी डाल दूँ? मैं डाल देता हूँ। ये वाले इक्वेशन से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एज अ फंक्शन ऑफ t मिल जाएगा ना, है ना। ओके, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। यहाँ पे लिमिट्स v वाला थोड़ी t वाला आना चाहिए, t इनिशियल t फाइनल। ओके, एस इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी डी टी, है ना। t इनिशियल से t फाइनल। तो इंटीग्रेट करने के बाद s इक्वल्स टू यू टी, यू डेल्टा टी एज इन वेक्टर, प्लस हाफ, ए कांस्टेंट है तो बाहर चला गया, टी स्क्वायर या फिर डेल्टा टी का स्क्वायर। ये आ गया। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा अलग दिखे। कलर, हाँ, अरे हाँ ठीक। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, अब लास्ट वाला फिर से ध्यान में रखना कि वेक्टर वाला आंसर अपन को वो नहीं देगा। ठीक है, अपन को खाली मैग्नीट्यूड में ही देगा वो। तो ये चीज अपन को ध्यान में रख के जाना है कि डायरेक्शन के साथ वो आंसर अपन को नहीं दे सकते। ठीक, क्यों? क्योंकि लास्ट वाले में अपन ये वाला यूज करने वाले हैं, है ना। तो कर लेते हैं भाई कि a इज इक्वल्स टू वी टी वी अपॉन टी एक्स। ठीक है, तो a डी एक्स इज इक्वल्स टू वी टी वी। इंटीग्रेट, लेट से जीरो से x, इसको इंटीग्रेट u से v, है ना। तो अगर इंटीग्रेट कर रहा हूं, ये आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाय टू, यू से लेके v, तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू टू ए एस, है ना। अगर मैं वेक्टोरिकली जबरदस्ती लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे दिखेगा कि वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर डॉट डी यू वेक्टर इज इक्वल्स टू टू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब यहाँ पे ये जो डॉट है वो डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ में आए? इसलिए अपन यहाँ से आंसर वेक्टर वाला निकाल नहीं सकते, बट इसका मतलब ये नहीं कि यूजलेस है, काफी काम में आता है। ठीक है, ओके। इनफैक्ट आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशन वाला, यूजुअली वो 1D वाले में ही पूछेगा। 2D वाले में पूछा भी तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट आएगा। मेन अपना क्या काम वो कैलकुलस वाले इक्वेशंस के साथ है ना। ये सब तो अच्छे वाले चीज 10th में भी कर रखे होंगे आप। 10th में नहीं, 9th में कर रखा हो, 9th में। ठीक है, ओके, ठीक है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन वाला डिराइव हो गया। ओके ओके, आ, ओके। यहाँ पे जो थोड़े से बुद्धिजीवी होते हैं, है ना, कुछ उनके दिमाग में खुरापात आइडिया आ सकते हैं, और ये आना भी चाहिए। भले ही ये आइडिया गलत है, बट अगर आपके दिमाग में ये आया है तो काफी सही है ना। अब आउटसाइड द बॉक्स सोच पा रहे हो। ठीक है, अब वो आइडिया क्या है? एक सेकेंड, मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, कहाँ गया एग्जाम्पल? कहाँ गए भाई? चलो ठीक है, बना ही लेता हूँ। कि लेट से कोई एक फंक्शन दे रखा है कि आर वेक्टर जो है वो ऐसे टी स्क्वेयर प्लस टू टी ऐसा कुछ देगा। हाँ, ठीक। तो यहाँ पे लेट से मैं बोल रहा हूँ कि स्पीड निकालना है। अब मुझे ये बताओ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड में क्या डिफरेंस है? बता।
कोई डिफरेंस नहीं है, बात तो सेम ही है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नोट डाउन करना है कि एवरेज वेलोसिटी नहीं बोलना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। ओके, तो ये आइडिया पहले आपको दिमाग में डाल देना है ना। ये हो गया। तो इससे कुछ लोग क्लेम कर सकते हैं कि अच्छा, तो इस पोजीशन वेक्टर से मुझे, अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो आई कैप जे कैप डाल देते हैं। ये मान लो, एक तो ये टी और प्लस में कंफ्यूजन होता है मुझे, आपको नहीं होता ना? सही है। मैं जैसे टी लिखता हूँ वैसे ही प्लस लिखता हूँ, तो प्रॉब्लम हो रहा है। आई कैप जे कैप, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे दो मेथड्स हो सकते हैं यहाँ से स्पीड निकालने। पहला कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लो, फिर उसका मॉड ले लो, स्पीड आ गया, कर लेते हैं वो। ये मेथड वन हो गया कि डी आर अपॉन डी टी, ये हो गया कितना, टू टी प्लस टू, है ना, आई कैप जे कैप। ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जो स्पीड है वो इसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया 4t² प्लस 4 का रूट ओवर, है ना, या फिर 2√t²+1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके ओके, अब मेथड टू जो है, मतलब जो खुरापाती लोगों के दिमाग में आ सकता है, वो ये है कि अपन क्या करते हैं, आर का ही मॉड ले लेते हैं, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। बात तो सेम ही, ठीक है भाई, ले लेते हैं। तो आर का अगर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं सॉरी, ये हो जाएगा t² का स्क्वायर प्लस 4t² का रूट ओवर, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं नहीं कर रहा इसको डिफरेंशिएट, बाप रे बाप। अच्छा चलो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा t² का स्क्वायर, t² कॉमन गया तो t हो गया, रूट ओवर के अंदर t² प्लस 4, है। अब इसको डिफरेंशिएट, मैं इसको नहीं कर रहा डिफरेंशिएट, आप मुझे इतना देख के ही बता दो कि क्या इसका डिफरेंशिएशन और ये सेम आए। बिल्कुल नहीं आए, ठीक है। तो इसीलिए ये हरकत नहीं कर रहे, ये वाला सही मेथड। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के साथ बराबर होता है, पर ये चीज गलत है कि हमेशा इंस्टेंटेनियस पोजीशन का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के साथ बराबर होता है, क्योंकि डिस्टेंस बेसिकली पाथ लेंथ होता है, इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं हो। ओके, समझ में आ गया? ओके, तो और कुछ नहीं, आज के लिए इतना ही। बस मैं थोड़ा ये चीज बता देना चाहता हूँ, हिंट, मतलब हिंट तो क्या बता ही देता हूँ कि अगर अपन इंटीग्रेशन वाले इक्वेशंस को लेंगे, कहाँ गए वो इंटीग्रेशन वाले इक्वेशंस, कहाँ गए, मिल गए। हाँ, ये वाला। तो अगर मैं इसको देखूं, तो s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, लिमिट जो भी है। तो मुझे पहले आप बताओ ये कि अगर मैं लिख रहा हूँ कुछ, लेट्स से कैपिटल F ऑफ x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, x i से x f, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल सही, एरिया अंडर द ग्राफ, क्या y वर्सेस x, है ना। अगर ये f ऑफ x y दे रखा है तो मैं क्या करता हूँ, y कर लेता हूँ, y dx, y जो है वो कोई फंक्शन ऑफ x है, एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। मतलब कोई एक कंस्टेंट सा ग्राफ होगा, ऐसे कुछ, ये लेट से एक्स आई है और ये एक्स एफ है, ये एफ ऑफ एक्स, तो ये जो एरिया है वो हो जाएगा आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से ये जो फंक्शन है वो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है। मतलब मैं इनडायरेक्टली ये बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया वो आपका डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक उसी तरीके से जो ये वाला फंक्शन हो गया, तो वही है शायद, हाँ ये वही है। और दूसरा एसिलेशन वाला कहाँ गया, एसिलरेशन वाला कहाँ गया, नहीं लिखा है क्या मैंने? चल लिख देता हूँ, लिख ही देता हूँ। तो इस वाले इक्वेशन से ये आ सकता है कि v इज इक्वल्स टू a dt का इंटीग्रेशन,
ठीक है, टी इनिशियल से टी फाइनल। अच्छा, तो ये देखिए क्या समझ में आ रहा है कि एसिलेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी। ये भी सही है भाई। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, डीवी अपॉन डी टी, ये क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ग्राफ का जो फंक्शन है उसका स्लोप कोई भी मूवमेंट पे, है ना? तो अपन ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन देता है, और उसका जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, सॉरी, उसका एरिया जो है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ वाला जो एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट दिया, स्लोप एक्सीलरेशन दिया, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ वाला जो एरिया है वो वेलोसिटी देगा। क्लियर है? इसको अपन विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा दिमाग में डालो। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू।